Bismillahirrahmanirrahim. Quality Coaching Academy QCA Grain Test for Boys 18 सितंबर 2024. फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 दिन बाकी है आपके टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट इंशाल्लाह इंतहाई आसान होगा। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा है, बेहतरीन तैयारी आप लोगों ने की है। टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स चले जाए। टेस्ट इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत से भी इजी होगा, आसान होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि टेस्ट में करने के लिए आप कोशिश करें कि जब टेस्ट आपको मिले तो पहले 2 घंटों में कोशिश करें कि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करें, क्योंकि आपका सारा टेस्ट जो होता है वो राउंड अबाउट 70% स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, या कभी कभी ऐसे मैथमेटिकल किस्म के क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं लेकिन उसमें लंबे चौड़े सोल्यूशन नहीं होते और विद इन 10 to 20 सेकंड्स आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप करें, ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। दूसरी बात ये कि ये चीजें ना करें कि मैं बायो को पहले करूंगा या करूंगी फिर बाद में जो है इंग्लिश को, और फिर इस तरह आपने कोई फार्मूले बनाए, इस तरह ना करें। पहले एमसीक्यू से शुरू हो जाए और लास्ट तक आप ढूंढ ले कौन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन जहां पर ज्यादा नहीं होता। हाँ, अक्सर आप पे आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, और आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जब भी आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है, तो पेपर के रात आपको इस तरह लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये आपने नोट किया होगा स्कूल से लेकर अभी तक कॉलेज और अभी टेस्ट में भी आप ये देखेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, इससे टेंशन ना ले। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इंशाल्लाह जो ही आपको पेपर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट जो आपने पढ़े, मेहनत किए, तो वो खुद ब खुद क्वेश्चंस जो ही आप रीड करेंगे वो कंसेप्ट्स आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम सब आपके लिए दुआगू हैं। आप लोगों ने बेहतरीन मेहनत की है, बेहतरीन पढ़े आप लोगों ने। अगर आप लोग जो है साबित कदम रहे, टेंशन ना ले, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप खुश होंगे, आपके मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, इवन आपके पोजीशन आए होंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। हमने बहुत कोशिश की है, हमने टेस्ट अरेंज किए हैं, हमने कोशिश की कि हर एंगल से आपको हम प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले। क्लासेस, फिर क्लासेस के बाद टेस्ट। हम भी इंसान हैं, कमी बेशी अगर हमसे हुई है तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह है, हम माफ़ी चाहते हैं अगर हमसे कोई कमी बेशी, क्योंकि हम भी इंसान है, कमी बेशी हमसे भी हो सकती है। वरना हमारे तमाम असातिज़ा कराम ने जितना हो सके इखलास से उन्होंने आपको पढ़ाया और इखलास से उन्होंने टेस्ट में आपको प्रिपेयर करने के लिए दिन रात मेहनत की है, प्लानिंग की है कि किस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट में या क्लासेस में किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करें ताकि ये बेहतरीन मार्क्स ले सके। अच्छा, अभी मैं फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 123 एमसीक्यू है। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट एंड सेम डायरेक्शंस आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट आर देयर एक्चुअल वेलोसिटीज इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आपके पास एक बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में वे 1 स्पीड से जा रहा है, ये आपके पास दूसरा बॉडी है और ये v2 स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड में कलिजन्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम स्पीड्स को क्या करेंगे, एड करेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। और अगर सिमिलर डायरेक्शन में हो, लेट्स सपोज द डायरेक्शन इज सेम, ये आपके पास है m1 और ये v1 स्पीड से जा रहा है और ये एक दूसरे बॉडी m2 को अप्रोच कर रहा है जो कि v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो देखिए, मैंने इसका लेंथ ज्यादा बनाया, इसका लेंथ मैंने कम बनाया, v1 v2 से ज्यादा है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो तो फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम स्पीड्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि अगर ये इसकी तरफ पहुंच रहा है तो ये भी इसकी तरफ पहुंच रहा है, तो ये करीब हो रहा है तो हम इसको ऐड करता है। अब देखिए, ये तो इसके करीब जा रहा है लेकिन ये इससे दूर जा रहा है, तो अगर ये दूर और ये करीब, तो करीब के लिए इसके साथ प्लस साइन आएगा, और ये इससे दूर जा रहे v2 स्पीड से तो माइनस आपके पास आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें कि मैक्सिमम और मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ 2 कार्स, लेकिन आपको बताया गया है पहले अपोजिट डायरेक्शन में इस केस में, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, और इस केस में जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर
तो फिर आपसे पूछ रहा है कि ये v1 और v2 कौन से वेलोसिटीज है, जिसको अगर हम सम करें 60 आ जाए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ जाए, तो फिर v1 और v2 आपके पास क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन, ठीक है, 40 और 20, ठीक है। ये आपके पास ऐसे दो वेलोसिटीज है कि अगर मैं इसको ऐड करूं 40 प्लस 20 तो 60 आएगा, और अगर 40 माइनस 20 कर लो तो 20 आएगा। बाकी ए, सी और डी ऑप्शन देके वो आपको जो है ये सम या ये सब्ट्रैक्शन नहीं देगा। तो 40, बी ऑप्शन 40 और 20 ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू 124 में आप देख ले, a car has a velocity of 75 km per hour, what is the velocity of the passenger with respect to the car। अगर मैं कार में बैठा हूं तो कार जिस वेलोसिटी से भी जा रहा है, जिस स्पीड से भी जा रहा है, तो उस कार के मुताबिक से मेरा स्पीड क्या होगा, मैं जीरो। मैं बस में बैठा हूं, बस अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और मैं बस में बैठा हुआ हूं, तो बस के रेफरेंस के मुताबिक से माई स्पीड इज जीरो। सो यहां पर अगर आप एमसीक्यू देखें तो आपसे ये पूछ रहा है कि रिलेटिव टू कार आपका स्पीड क्या होगा। तो रिलेटिव टू कार आपका जो स्पीड है इट इज 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। एमसीक्यू तो आपके पास आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 124 में आपके पास आर ए ऑप्शन है 0 किलोमीटर पर आवर। एमसीक्यू 125 आपके पास जो 125 एमसीक्यू है, अ बॉडी इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 180 मीटर if g is equal to 10 meter per second square, so how long it will stay in air। टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम का फार्मूला आपके पास है 2h डिवाइड बाय g अंडर द रूट। तो अब इसको आप देख ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 10 अंडर द रूट। 180 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 360 हमारे पास आता है डिवाइड बाय 10 अंडर द रूट, 0 0 के साथ कैंसिल, 36 अंडर रूट, ये आपके पास क्या होगा 6 सेकंड होगा। तो देखिए कोई भी बॉडी अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो 6 सेकंड वो लेगा ऊपर जाने के लिए, और वापस जमीन तक आने तक वो और 6 सेकंड लेगा। तो मेरे पास जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम इस एमसीक्यू के मुताबिक से इट इज 2t। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दिस इज इक्वल टू 12 सेकंड। तो 12 सेकंड आपके पास है, दिस इज सी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब यहां पर मैं एमसीक्यू 126 में ले रहा हूं। एमसीक्यू 126, instantaneous and average velocity becomes equal when a body has a zero acceleration। याद रखिए कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे तो हमें पता एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमेशा आपके पास है वो बराबर होगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वी आपके पास ये क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वी आपके पास यूनिफॉर्म है, जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 127, a body is moving with uniform acceleration 10 meter per second square and in 6 seconds it attained velocity of 60 meter per second, what is the initial velocity of the body। तो देखिए आप सिंपली एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल करें, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होगी, इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले, आपको बता रहा है कि आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड 6 सेकंड आपको जो टाइम दिया गया है वो 6 सेकंड है। द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है। तो आपके पास व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो से अगर स्टार्ट होगा तो फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड होगा 6 सेकंड में, अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है। तो आपके पास जो ए ऑप्शन 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी इसका होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। एमसीक्यू 128, a body starting from rest and travel 100 meter distance in 10 seconds, what is the acceleration of the body। बॉडी का एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, क्या क्या आपको दिए गए हैं, 100 मीटर आपको डिस्टेंस दिया गया है और टाइम आपके पास है वो 10 सेकंड
दिया गया है, ठीक है। और फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, रेस्ट से इसने स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी आई 0 है तो हाफ ई टी स्क्वायर, s आपके पास 100 मीटर है, टाइम आपके पास 10 सेकेंड है, ठीक है। पुट कर ले, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन अगर इसमें हम डेटा को पुट कर ले। तो सिंपली आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको बताया गया है कि द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एमसीक्यू 129, MCQ नंबर 129 आपके पास है टू masses M1 is equal to 5 kilogram and M2 is equal to 10 kilogram are at rest in vacuum where G is equal to 0 meter per second square. Which statement is true to produce same acceleration in both? तो न्यूटन सेकंड लॉ को कहते हैं acceleration is inversely proportional to mass, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास है। तो आपको बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर आपके पास सेम हो, अगर न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम। तो क्वेश्चन आपके पास ये एमसीक्यू 129, M1 5 kg है, M2 10 kg आर एट रेस्ट इन वैक्यूम। तो देखिए अगर मास आपके पास ज्यादा है, अगर मास आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ द एक्सेलरेशन इज केप्ट कांस्टेंट। तो जिसका मास ज्यादा होगा तो उस पे ज्यादा फोर्स में लगाऊंगा अगर सेम एक्सेलरेशन मैंने प्रोड्यूस करना है दोनों में, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। MCQ 130 आपके पास है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद सेम वेलोसिटीज देन व्हिच वन हैज लार्ज मोमेंटम। वेलोसिटी अगर आपके पास सेम है, वेलोसिटीज अगर आपके पास जो है सेम है और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो मोमेंटम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ द वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है तो उसका मोमेंटम भी जो है वो ज्यादा होगा। तो बी ऑप्शन मोमेंटम आपके पास ये करेक्ट आंसर है। MCQ 131 velocity of 12 meter per second turns towards north with velocity of 5 meter per second in time 10 second. What is the acceleration of the car? देखिए ये आपके पास है ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ और ये आपके पास साउथ है। तो पहले आपको ये बताया गया है कि टुवर्ड्स ईस्ट आप जा रहे हैं और फिर आपको ये बता रहे हैं कि आपने डायरेक्शन चेंज किया, नाउ द डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट होगा, दिस इज डेल्टा वी, ये आपके पास डेल्टा वी होगा, ये V1, ये आपके पास V2। V1 अगर आप देख ले तो 12 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है, 12 मीटर पर सेकंड, और V2 आपके पास है वो 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपके पास होगा डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वेक्टर एडिशन ये रिजल्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये आपके पास फार्मूला है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है दो वेक्टर्स के एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर ये बी है, ये रिजल्टेंट है। अगर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा T, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, और टाइम आपको दिया गया है द टाइम इज 10 सेकंड, टाइम आपको 10 सेकंड दिया गया है। तो 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 अंडर रूट 13, और 13 डिवाइड बाय 10 1.3 आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। तो 131 में आपके पास जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब यहां पर MCQ, नेक्स्ट MCQ की तरफ अगर मैं जाऊं तो MCQ नंबर 132,
MCQ नंबर 132 आपके पास है, a body is thrown vertically upward, which of the following statement is true? एक बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, which of the following statement is a true? Displacement is zero at the highest point. Displacement is zero at the highest point. Velocity is constant at all points. Momentum is constant at all points. Acceleration is constant at all points. याद रखिए फ्री फॉल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन आपके पास है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। और देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मींस रुक गया ना, तो रेस्ट में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। ठीक है, तमाम पॉइंट्स पे फ्री फॉल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होगा, बाकी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। नो, अगर मैं ब्लू नीचे से ऊपर तक चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, ये आप नहीं ले सकते कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, तो बी ऑप्शन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। फ्री फॉलिंग मोशन के दौरान वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। मोमेंटम इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। तो डी ऑप्शन आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है 132। एमसीक्यू नंबर 133, a body is thrown in air with certain initial velocity and at some angle performing ideal projectile motion, then which of the following will not be true about the motion? projectile motion से related question है, सही है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एक्सेलरेशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। याद रखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन फ्री फॉल मोशन होता है और फ्री फॉल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपसे रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन 133। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 134, a biological cells electric organs which produces their own EMF in eels known as। देखिए बुक से ही जस्ट स्टेटमेंट उठाया गया है। अगर आप देखिए आपके बुक में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में अगर आप देखिए ईल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो उसी बुक से हमने एक सेंटेंस उठाकर एमसीक्यू जो है वो रखा हुआ आपके बुक में मौजूद है। तो बायोलॉजिकल सेल्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूसेस देयर ओन ईएमएफ इन ईल्स नोन एज इलेक्ट्रोप्लेक्स, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेक्स हम इसको कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपके बुक का स्टेटमेंट आपके बुक में ही आप वहां से देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 135 आपके पास जो है हाई स्टेबिलिटी एंड हाई एक्यूरेसी रेजिस्टर यूज आर ऑलवेज। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर्स है, कार्बन रेजिस्टर्स, कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स, सही है, वायर बाउंड रेजिस्टर्स। याद रखिए सबसे स्टेबल जो रेजिस्टर हमारे पास और एक्यूरेटर वो हमारे पास है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, और ये वायर्स भी स्पेसिफिकली जो है या तो कॉन्स्टेंटीन, यूरिका या मैंगनीन इसको हम कहते हैं, उससे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उसके रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज आता है। तो रेजिस्टेंस में अगर चेंज स्मॉल आएगा तो इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रीडिंग्स एक्यूरेट आएंगे। अगर आप एक ऐसा रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे जिसमें एरर ज्यादा होगा और आप किसी इलेक्ट्रिकल बेस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज में एरर बहुत ज्यादा आएगा अगर उसके रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा आता है। तो कार्बन रेजिस्टर में एरर बहुत ज्यादा होता है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर में एरर बहुत ज्यादा आता है। वायर बाउंड रेजिस्टर्स आपके पास जो होता है वो स्टेबल होता है और एक्यूरेट रीडिंग हम उससे निकाल सकते हैं क्योंकि इसके रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल स्मॉल चेंज आता है अगर रूम टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। अच्छा, तो 135 में आपके पास है बी ऑप्शन वायर बाउंड रेजिस्टर। एमसीक्यू 136 में द रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर, एनटीसी आपका बुक से ही हमने स्टेटमेंट उठाया हुआ है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम एनटीसी कहते हैं। एनटीसी का मतलब क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और याद रखिए जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर डैश विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला। तो 136 में आपके पास जो है द बी ऑप्शन decreases is the answer. Temperature increase, the resistance will be decreases.
MCQ number 137. During short circuit the terminal potential of EMF source is dash. देखिए हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू V कैपिटल R एंड दिस इज IR, क्योंकि सर्किट में आपके पास एक EMF सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है, दिस इज R। तो देखिए इस EMF सोर्स के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है ना, वो सर्किट को मिलते हैं V कैपिटल R, जिसको मैं IR लिख सकता हूं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट को हम कहते हैं द रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो अगर रेजिस्टेंस आपके पास 0 होगा, सो द टर्मिनल पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो टर्मिनल पोटेंशियल थ्योरेटिकली आपके पास 0 आ जाएगा एट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption VT is equal to VR IR, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0। सो द टर्मिनल पोटेंशियल विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। MCQ number 138. A boy standing on cliff fires a bullet horizontally while at the same time he releases a stone vertically downward from same height. Which one fall the ground first? अगर एक बॉडी आप एक बुलेट को इस तरह फायर करे, ये भी फ्री फॉल मोशन करेगा। ये आपके पास बुलेट है और अगर यहीं से सेम हाइट से आप एक बॉडी को फॉल करें, तो याद रखिए दोनों आपके पास ये फ्री फॉल है, और दोनों अगर फ्री फॉल है तो दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा। सो द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो सेम होगा। तो दोनों आपके पास वो सेम टाइम में जमीन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों का मोशन फ्री फॉल मोशन होगा। ये भी ग्रेविटी गिराता है, ये भी ग्रेविटी गिराता है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सेम होगा। तो बोथ विल रीच द ग्राउंड इन अ सेम टाइम। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आप लोगों ने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो बोथ एट द सेम टाइम। सी ऑप्शन आपके पास है 138 में करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 139 आपके पास है M1 is equal to 4 gram moving with velocity U1 8 centimeter per second while M2 6 gram moving opposite with velocity U2 4 centimeter per second after elastic collision they stick together। अगर आप सबसे पहले देखें तो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। तो ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 4 ग्राम है, ये इस डायरेक्शन में है, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये आपके पास दूसरा बॉडी है जिसका मास 6 ग्राम बताया गया है, और ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये कोलाइड कर जाए, व्हेन दे कोलाइड, तो 4 ग्राम, ये आपके पास 6 ग्राम है, दे स्टक विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, और फिर ये मूव करे विद अ वेलोसिटी v। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, after elastic collision they stick together, what is their combined velocity? जब ये स्टक हो जाता है तो स्टक बॉडीज का वेलोसिटी आपके पास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका मोमेंटम मालूम करूंगा। इसका मोमेंटम आपके पास P1 है और इसका मोमेंटम आपके पास P2 है, और आपको पता है कि मोमेंटम वेक्टर है, और अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट आपके पास जो होगा, रिजल्टेंट दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 32 हो जाएगा, और ये देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 24 हो जाएगा मोमेंटम। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 32 मोमेंटम इस बॉडी का, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये मोमेंटम आपके पास होगा इस बॉडी का, और अपोजिट डायरेक्शन में। सो बिफोर कोलिजन द मोमेंटम इज 8। तो याद रखें आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम आपके पास 8 ही होगा, ये कोई और वैल्यू नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप ये देखिए आपके पास जो टोटल मास है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो टोटल मास आपके पास बन गया दिस इज 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लो कि मेरे पास आ जाए 8, मेरे पास क्या आ जाए 8 आ जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, ठीक है, सो मोमेंटम आपके पास इट विल बी कंजर्व। तो आफ्टर कोलिजन भी आपके पास 8 आना चाहिए। तो देखिए टोटल मास 4 + 6 10 आपके पास आ गया, तो 10 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 8 आ जाए,
तो ये आपके पास गिवन ऑप्शंस में से 0.8 है। 0.8 आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 आपके पास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो द करेक्ट आंसर इज 0.8। सी ऑप्शन आपके पास 139 में आ रहा है, सी ऑप्शन 0.8। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 140, एमसीक्यू नंबर 140, the proton, electron, neutron and alpha particles have same kinetic energy. Which of them have highest momentum? Momentum का formula है 2m kinetic energy under the root, और momentum is directly proportional to the square root of mass if the kinetic energy is kept constant. तो आप इसको देख ले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, इसमें सबसे हेवी पार्टिकल अल्फा है, तो डी ऑप्शन। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो अल्फा का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी तमाम का सेम हो। एमसीक्यू नंबर 141 को आप देख ले। 141 एमसीक्यू आपके पास है, इफ मोमेंटम इज डबल एंड मास इज हाफ देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, दिस इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। P is the linear momentum, m is the mass. तो according to the statement अगर आप देख ले momentum is double, momentum अगर आपके पास डबल हो जाए तो 2 स्क्वायर, और मास भी आपके पास जो है according to the statement मास आपके पास हाफ है, तो आप इसको देखिए 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो 8 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 8 में से तो 1 पहले से था। अगर आपके पास 1 रुपए था और 7 रुपीज आपको किसी ने दे दिए तो आपके पास 8 हो गए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं चेंज या इंक्रीज कितना होगा, तो चेंज इंक्रीज तो 7 रुपए का आ गया। एक तो आपके पास पहले से था, इनिशियल अमाउंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 100% और 1। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी 8 बना तो इसमें से तो 1 पहले से था, तो 7 का इजाफा इसमें से आ गया, और 7 का मतलब आपके पास होते हैं 700% इंक्रीज। तो डी ऑप्शन आपके पास जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू 142, एमसीक्यू नंबर 142 आपके पास है, अ बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 200 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट आपके पास जो है वो 200 जॉल है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास है 160 जॉल, ये 160 जॉल है। तो फिर क्वेश्चन है व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बॉडी फेसेस। तो देखिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस 200 जॉल है, लेकिन गेन एक काइनेटिक एनर्जी गेन 160 जॉल का है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी लास्ट आपके पास जो वर्क डन बाय ड्रेक फोर्स, ये 40 जॉल आपके पास है, और 40 जॉल को मैं लिख सकता हूं mg मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है, और mg के बजाय मैं डायरेक्टली बस 4c लिख लेता हूं, दिस इज fh। तो h तो आपके पास h आपके पास 40 मीटर है, तो फिर आपसे पूछ रहे कि फोर्स कितना होगा। तो देखिए मेरे पास तो वर्क डन बाय ड्रेक फोर्स 40 जॉल है, क्योंकि 200 जॉल लॉस ऑफ इन पोटेंशियल एनर्जी है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 160 है, तो 40 जॉल आपके पास जो ये लॉस है वर्क डन बाय ड्रेक फोर्स, ठीक है। तो 40 जॉल और ये FH के बराबर है, तो हाइट तो आपको दी है ये 40 मीटर, तो फोर्स कितना होगा, ड्रेक फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, वो 1 न्यूटन आपके पास होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1 न्यूटन आपके पास फोर्स होगा, क्योंकि 40 जॉल लॉस हो रहा है, तो 40 मीटर के साथ अगर मैं 1 न्यूटन को मल्टीप्लाई करूं तो 40 जॉल आ जाएगा। सो द रेजिस्टिव फोर्स या इररेजिस्टेंस वो आपके पास 1 न्यूटन होगा। एमसीक्यू नंबर 143 आपके पास जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन क्लोज सरफेस इंक्लूड्स यूनिट चार्ज। देखिए हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं लिख लो कि लेट चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 कूलम, तो टोटल फ्लक्स 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, या एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 आपके पास होगा। सो एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 जो है, ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 144
144 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टर, अगर मैं आसानी के लिए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर लूं, ठीक है, तो इसके सेंटर पे आपके पास होगा, इसके सेंटर पे ये आपके पास चार्ज कंडक्टर है। याद रखिए कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो उसके सरफेस पे और इसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम आपके पास होता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर हो जिस शेप का भी हो तो उसके सरफेस पे या उसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम। एमसीक्यू नंबर 145 आपके पास है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, याद सत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो है, अगर मैं ऑप्शंस को देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अक्सर उसके स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आती, तो फिर जरूर ऑप्शंस को पढ़ा करें। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जब आपको दो ऑप्शंस ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो आपको करेक्ट नजर आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें से बेस्ट आंसर का इंतखाब करेंगे। अब इस एमसीक्यू को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, तो अब स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, ए ऑप्शन नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया, बी ऑप्शन अलोंग वेक्टर एरिया। तो देखिए एक है अलोंग वेक्टर एरिया और एक है अलोंग नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया। हम कभी भी वेक्टर के एरिया के डायरेक्शन को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आप लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा है, A is equal to sigma divided by 2 epsilon naught into normal to the surface। तो ये नॉर्मल पर बेस्ट आंसर है आपके पास। तो नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अगर ये आपके पास एक शीट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टू द सरफेस एंड सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फिर ये आपके पास बेस्ट आंसर है, नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया। ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एमसीक्यू 146, एमसीक्यू नंबर 146, फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन स्फीयर इज, डायग्राम आपको दिया गया, आप इस डायग्राम को देख लें। तो डायग्राम के मुताबिक से यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम है, और इसके बाहर आपके पास +6 माइक्रोकूलम है, और ये आपके पास +2 माइक्रोकूलम है। तो देखिए हमारे पास तो गॉसेस लॉ है, The total flux is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। बाहर तो जितनी भी चार्जेस पड़े हुए हैं उससे हमारा क्या काम है, इनक्लोज चार्जेस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इनक्लोज चार्जेस को देखें तो +3 - 3 क्या है, 0। तो अगर चार्ज इनक्लोज्ड 0 है, सो फ्लक्स आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस फिगर जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू number 147, the capacitor of a capacitor when stored 2 microcoulomb charges using a source having 2V is C, when we charge it using 4V then capacitance of a capacitor will be। अब इस देखिए कुछ MCQs में आपको डेटा गिवन होगा लेकिन उसमें डेटा यूज ही नहीं होता, तो आप इसको सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में ना लें कि यार इसमें तो सोल्यूशन होगा। ये जो स्टेटमेंट वाले हैं, अगर आपको याद है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, और आप ये पढ़ चुके हैं कि C आपके पास है ये V और Q से इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं कैपेसिटर को 1 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ, 2 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ, 10 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ, तो कैपेसिटेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। द कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स। तो डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 148 में से an axon membrane act as a capacitor, axon of resting human nerve cell has a potential difference। आपके बुक से हमने इसको उठाया हुआ है और बनाया हुआ है, आपके बुक में मौजूद है 65 मिली वोल्ट, तो मिली 10⁻³ वोल्ट। ए ऑप्शन आपके पास से है मौजूद है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 149 में आप देख ले, द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 फॉर बीटा डीके इज। तो देखिए आपके बुक का टेबल गिवन है, एमसीक्यू हमने उसी टेबल से लिया हुआ है। कोबाल्ट आपके पास जो है 60, इसका बीटा डीके अगर करे तो हाफ लाइफ इसका किस चीज के बराबर है, तो बुक में गिवन है टेबल में 5.3 ईयर्स। तो डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 150, तो 150 आपके पास जो है, spring of spring constant K is divided into 3 equal parts,
द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, याद रखिए स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। तो अगर मैं एक स्प्रिंग को 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम करूं तो एक हिस्से का लेंथ 3 टाइम कम होगा, L/3 होगा। तो अगर आपके पास ये L/3 हो जाए तो स्टिफनेस L प्राइम अगर L/3 होगा तो K प्राइम आपके पास इट विल बी इक्वल टू 3K होगा इनटू 3, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, तो वो 3K आपके पास आंसर है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।